मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का पद्य खंड का 5वां अध्याय गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया एक ऐसी कविता जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। सबसे पहले मैं आपको गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में बता दूं। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल जो इनके कविता संग्रह हैं, काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब जो आखिरी रचना क्यों नाम से प्रकाशित है, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी जो इनकी आलोचनाएं हैं, भारत, इतिहास और संस्कृति। इस प्रकार से इनके द्वारा विभिन्न विधाओं में आलोचना, कथा साहित्य, कविता संग्रह आदि के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान करने वाला विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया। गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में हुआ। ये कहते हैं कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। कवि यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी है, उनमें से एक कविता है सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ पर देखिए दो बात होती है, एक बात तो है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने या स्वीकार करने की प्रेरणा हमें देती है। कवि को जहाँ से प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स का मतलब स्रोत तक भी हमको लेकर के जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको कवि ने अपने जीवन में स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। कवि यही कहता है कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। चूँकि यह एहसास आप्लावनकारी है, आप्लावनकारी यानी डुबो देने वाला है, और कविता का जो मैं शब्द है उसके भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वो इस बृहत्तर विश्व की गुत्थियों को सुलझाने में उसकी मदद करेगी। अब वो कौन है? वह दिवंगता माँ है, पत्नी है, बहन है, सहचरी है, कोई भी हो सकती है। सहज उस स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त तो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निस्संगता भी यानी अकेलापन भी एकदम से जरूरी हो गया है, और वह चाहने लगा है। तो क्या चाहने लगा है? मोह और मुक्ति। अब आप देखिए कवि क्या कह रहा है यहाँ पर। मोह मुक्ति चाहने लगा है, भूलने की प्रक्रिया एक अमावस्या की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो रही है कि चांद जरा सा ओट में हो जाए। अब बात करते हैं साधारण शब्दावली में ये कविता क्या कहना चाहती है। सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखना चाहता है, मतलब किसी को बताना नहीं चाहता। इस कविता का तुम शब्द जो है वो या तो माँ है या पत्नी है या प्रेयसी है या बहन है या कोई सहचरी है या कोई और है। इसका रहस्य अभी भी बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियाँ या उपलब्धियाँ हैं उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक हैं
मतलब उसे किसी ने प्रदान नहीं किए, मूल रूप से उसके अपने हैं। ये सब उसके प्रिय के प्रेम का संबल पाकर यानी सहारा पाकर ही उसको प्राप्त हुए हैं। अतः कवि अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना भी उंडेलता है उतना ही फिर भर आता है, मानो उसके भीतर कोई झरना है। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उभरे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमज़ोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह उसके बिना शायद जी नहीं पाएगा, इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है ताकि वह अंधेरों में, गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि उसका प्रिय को भूलना उसके लिए एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा, उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। उसके सब कार्यों में कारण रूप में उसका प्रिय ही सदैव विद्यमान रहा है। अतः कवि ने हर चीज़ को अपने जीवन में सहर्ष स्वीकार किया है, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार किया है। कवि कह रहा है कि ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कवि क्या कह रहा है? कवि अपने उस अज्ञात और रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अर्थात जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी कमजोरियां हैं, मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूं या खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। मुझे उन पर गर्व है। क्यों कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। उसका कारण स्पष्ट करते हुए कवि कह रहा है कि कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने हर चीज़ को, हर उपलब्धि को, हर कमजोरी को अपने जीवन में बड़े प्रेम से स्वीकार किया है। उसके बाद कवि कह रहा है गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है। तो कवि कह रहा है कि मेरी गर्व से भरी हुई गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, क्या कहा? गर्व से भरी हुई गरीबी, गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचारों का चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती हुई भावनाओं की नदी, भीतर की सरिता भावनाओं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक हैं। मौलिक अर्थात निजी हैं, नए हैं, किसी ने मुझे प्रदान नहीं किए हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि क्या कहता है? इसकी मौलिकता का मूल कारण बताते हुए कहता है कि यह मेरे जीवन में जो भी जागृत है, यानी जागृत मतलब गतिशील है, अपलक स्थिर जिसे कहा गया है। तो कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है, या जो भी स्थिर है उन सब के पीछे तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है, क्योंकि तुम्हारी संवेदनाओं ने ही, तुम्हारी प्रेरणाओं ने ही, तुम्हारे प्रेम ने ही मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। अब मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूँ इस चीज़ को कि कवि यहाँ पर अपने जीवन की हर उपलब्धि को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसके पीछे उसकी प्रिया की प्रेरणा और भावना है। उस अज्ञात को हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर? उसकी प्रिया, प्रेयसी या प्रेमिका मान रहे हैं। उसके प्रिया
को कवि की हर उपलब्धि प्रिय लगती है। ये काव्यांश कवि की प्रिया को संबोधित है। यद्यपि कवि ने स्पष्ट रूप से उसका नाम आदि नहीं बताया, परंतु शब्दों का चयन और संकेत ये बताता है कि उसके पीछे कौन है। निश्चित रूप से उसकी प्रिया है। कवि के पास गर्वीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव है, विचारों का वैभव है, अंतर्मन की भाव सरिता है। ये सब गर्व करने योग्य भाव है। क्यों? क्योंकि ये सब उसके निजी हैं, नए हैं, अपने हैं, किसी और के द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं। उसने गरीबी में भी अपना सम्मान नहीं खोया है। कवि को अपनी नवीन आंतरिक अनुभूतियों पर, विचारों की समृद्धि और दृढ़ता पर, गर्व योग्य गरीबी पर गर्व है। उसे इसका मलाल नहीं है, दुख नहीं है। कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि में अपनी प्रिया का समर्थन अनुभव करता है, यहाँ तक कि वह उसकी गरीबी पर भी गर्व करती है। वह कवि के मौलिक अनुभवों, विचारों और अनुभूतियों पर गर्व करती है। इस कारण कवि उन्हें जीवन में महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार वह हर चीज़ का श्रेय किसको देना चाहता है? अपनी प्रिया को देना चाहता है। गर्वीली गरीबी का मतलब है स्वाभिमान। यहाँ पर कि गर्वीली गरीबी जो विशेषण प्रयोग किया गया है यहाँ पर, वो कवि की महिमा को मंडित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कवि का स्वाभिमान प्रकट होता है। कवि ने अपनी गरीबी, बौद्धिकता और गहन अनुभूतियों को यहाँ पर क्या माना है? अपनी उपलब्धि माना है, और इसका श्रेय उसने अपनी प्रिया को दिया है। इस प्रकार उसने अपनी प्रिया के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। भीतर की सरिता अर्थात आंतरिक गहन अनुभूतियों को यहाँ पर भीतर की सरिता कहकर प्रकट किया गया है। ये जो नया प्रतीक है यह बड़ा सटीक और सुंदर है। अभिनव विशेषण इसकी मौलिक अनुभूतियों को व्यक्त करता है। कवि का प्रिय अज्ञात है, वह कौन है इसका रहस्य बना हुआ है, परंतु वह अत्यंत प्रेरक है जो उसके जीवन में प्रेरणा प्रदान कर रहा है। वह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता है, प्रेरक है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर अपने जीवन की हर उपलब्धि के लिए अपने जीवन की हर किसको महत्वपूर्ण माना है? अपनी प्रियतमा को महत्वपूर्ण माना है। बाकी आगे की क्लास में। धन्यवाद।